हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ एक और बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। और फिर भी आप क्या करते हो? कंजूसी करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसीलिए सब्सक्राइब भी किया करो, कमेंट भी किया करो और शेयर तो बिल्कुल भी ना भूलें करना, क्या क्योंकि किसी भाई का भला हो सके ये वीडियो देखकर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक या चैप्टर। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का चैप्टर 12, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जकरिया खां, अब्दुल समद खां और मीर मन्नू के सिख संबंध के बारे में। तो बिल्कुल डीपली बताऊंगा, स्टोरी वे से बताऊंगा आपको, सिर्फ पेपर में उसके हिसाब से लिख देना। आपका कोई भी जो नंबर, कहने का मतलब कोई काट नहीं पाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम अब्दुल समद खां के बारे में। जो कौन हुआ करता था? लाहौर का सूबेदार। और ऐसा कहा जाता है जिसका टाइम पीरियड है 1713 से लेके 1716 तक। तो पहले मेन मुद्दा समझो क्या हुआ था। मुद्दा क्या हुआ था जिस टाइम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गुरु गोविंद सिंह जी के बाद और गुरु तेग बहादुर जी के पास बाद, और जब बंदा सिंह बहादुर कहाँ पर जो सिख गुरगद्दी पे नहीं रहे थे, कहने का मतलब उनकी मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है सिखों की जो क्या थी, एकता थी, वो कम हो गई थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है सिख उस उद्देश्य से नहीं जा रहे थे। कहने का मतलब एक तो दल खालसा, तत् खालसा, बंदई खालसा, ऐसे ऐसे क्या हो गई थी, संस्था डिवाइड हो गई थी। इसके कहने का मतलब कहा जाता है कि एकता में बल होता है, लेकिन वो बल नहीं रहा था किसमें, सिखों में। इसीलिए इस मौके का फायदा किसने उठाया? अब्दुल समद खान ने, जो कहाँ का सूबेदार हुआ करता था? लाहौर का, जिसका टाइम पीरियड 1713 से लेकर 1716 तक रहा। उसने बहुत कट्टर नीति अपनाई सिखों के प्रति। उसने कहा कि जहां पर भी आपको सिख दिखाई दे उनका सर धड़ से अलग कर दो। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इनाम घोषित किए सिखों के सरों को लेकर। उसके बाद ऐसा कहा जाता है उसने बहुत क्रूरता दिखाई सिखों पर। इसीलिए उसने, कहने का मतलब सिखों ने कहाँ पर शरण ली? जंगलों में बेचारे रहते, वहीं पर फूल पत्तियां खाकर क्या करते, गुजारा करते। रात रात दिन उनको डर बना रहता कि कब मुगल उन पे आक्रमण करते। कहने का मतलब पूरे के पूरे परिवार उजाड़ दिए किसने? अब्दुल समद खान ने अपने शासनकाल के दौरान। और इसको ही कट्टरता माना गया था सिख धर्म का। और ये क्या करता था? फूट डालता रहता था सिखों में, क्योंकि अगर इसको पता था अगर सिख एक हो गए तो दोबारा हमारे लिए क्या होगा, खतरा साबित होगा। इसीलिए फूट डालने में भी सक्सेसफुल रहा था कौन? अब्दुल समद खां, जो कहाँ का सूबेदार हुआ करता था? लाहौर का। और इसी उद्देश्य से ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम इसका रूल था उस टाइम जो डिवाइड की थी खालसा, एक तत् खालसा में और एक बदई खालसा में डिवाइड हो गई थी। और इनका मेन उद्देश्य क्या था? जो तत् खालसा हुआ करती थी, ऐसा कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी को मानते थे। और जो बंदई खालसा वाले थे किसको मानते थे? बंदा सिंह बहादुर को। क्लियर है? और ऐसा कहा जाता है कि जो अलग अलग कैटेगरी में बढ़ गई थी खालसा। और मैंने आपको बताया था कि खालसा मत की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद ने की थी। लेकिन वही खालसा डिवाइड हो गई थी दो दो रूल्स में। कहने का मतलब दो दल बन गए थे इनके। कहने का मतलब तत् खालसा, बंदई खालसा। जो बंदा सिंह बहादुर को फॉलो करते थे बंदई खालसा वाले थे, और तत् खालसा वाले किसको फॉलो किया करते थे? गुरु गोविंद सिंह जी को। और जो तत् खालसा वाले नीले रंग के कपड़े पहनते थे, और जो बंदई खालसा वाले वो लाल रंग के कपड़े पहना करते थे। ऐसा कहा जाता है जो तत् खालसा वाले थे वो नारा लगाते हैं, श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और इनका नारा था धर्म से रिलेटेड, जो इनका नारा हुआ करता था वो लगाते थे बंदई खालसा वाले। इसी तरह डिवाइड हो गया था सिख, जो क्या है, सिख धर्म। दो दल बन गए थे उनके अलग अलग, फिर भी उनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रही। उसके बाद ऐसा कहा जाता है जो इसके बाद इसका रूल खत्म होने के बाद इसका पुत्र, कहते हैं ना, माहूत था इसका भी पुत्र। अगर नॉर्मल देसी भाषा में बोले तो पूत का पूत माहूत था, जिसका क्या नाम था? जकरिया खां, जो 1726 से लेकर 1745 तक रहा। 1726 से लेकर 1745 तक। और ऐसा कहा जाता है माऊत पैदा हो गया था घर पे, क्योंकि पुत्र किसका हुआ करता था? अब्दुल समद खान का। कौन? जकरिया खान, जिसका टाइम पीरियड
1726 से लेकर 1745 तक रहा। और ऐसा कहा जाता है इसके भी कुछ ज्यादा संबंध अच्छे नहीं थे सिखों के साथ। इसने तो एक मुद्दा ही उठा लिया था, अगर कोई मेरे को सिखों का सर ला के देगा तो मैं उसको इनाम भी दूंगा और उसको क्या हुआ, अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दे करूंगा। इसीलिए सिखों के जो बेचारे डर था वही डर उसने बनाए रखा और उन्हें शरण ली कहाँ की, जंगलों की। जंगल में बैठे रहते थे सिख बेचारे, उनको डर होता था अपने परिवार से रिलेटेड, क्योंकि पता नहीं था ना मुगलों का कब किस टाइम हमला कर दे। और इसी उद्देश्य से उन्हें कहा, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा एस्टिमेट लगभग में को किडनैप किया था सिखों को, और एक जगह बिठाकर जिन्होंने सिख धर्म, कहने का मतलब जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था उसको मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके सर धड़ से अलग कर दिए गए थे। किसके शासनकाल में, जकरिया खां के शासनकाल में, जो किसका पुत्र था, अब्दुस समद खां का। उसके बाद इसने कट्टरता फैलाई रखी और उसके बाद इसका भी उसी उद्देश्य से अंत हुआ जिस तरह इसके पिता का हुआ था। उसके बाद बारी आई किसकी, मीर मन्नू की। और ये किसका पुत्र था, कमरुद्दीन का, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है। इसमें बीच में एक टर्निंग पॉइंट हो रहा था इतिहास में, आपको बहुत ऐसा तो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना होता है, लेकिन मेन मुद्दा क्या था, 1739 में हुआ इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह का इन्वेजन हुआ। उस टाइम दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मोहम्मद शाह रंगीला, और ऐसा बादशाह जो लड़कियों की जो संगत है उसको पसंद किया करता था। इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, वो ऐसा बादशाह था बिना वस्त्र के लड़कियों के बीच में जाकर घुस जाया करता था, उसको किसी तरह की भी इज्जत की फिक्र नहीं थी। इसीलिए इतिहास ने उसको नाम दिया था मोहम्मद शाह रंगीला, या रंगीला बादशाह के नाम से भी वो जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तो उस टाइम इन्वेजन हुआ था नादिर शाह का, जो ईरान का बादशाह हुआ करता था। उस टाइम दिल्ली गद्दी पर बैठा था कौन, जो रंगीला बादशाह था। उस टाइम जब नादिर शाह कहाँ से चला, ईरान से, 1747 में इन्वेजन करेगा। लेकिन जब दरबारियों को पता लगा कि ईरान का एक बादशाह आ रहा है, कहाँ पर, सिंध के इलाके से, तो उसने बोला अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, दोबारा फिर दरबारी वापस चले गए। उसके बाद जब वो सिंध तक आ पहुंचा, दोबारा फिर दरबारी पहुंच गया किसके पास, रंगीला के पास, क्योंकि उसने तो स्त्रियों के संगत से टाइम ही नहीं था। उसके बाद दरबारी फिर पहुंच गए, उसने बोला बादशाह सलामत, वो तो सिंध तक आ गया। उसने बोला दिल्ली अस्त, कहने का मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है, कहने का मतलब पंजाब का सिंध क्रॉस करके हमला करने ही वाला था। दरबारी को फिर टेंशन नहीं, वहां पर पहुंचा, बोला माशाअल्लाह, क्या है, दिल्ली अब दूर नहीं है राजा साहब, अभी तो आपको कुछ करना पड़ेगा, दिल्ली नहीं है। वो आकर पहुंचा, उसने कहा कि आप 5 लाख रुपए लो और उसके जाके हाथ में रख दो। तो 5 लाख रुपए उठाए, उसके हाथ में रख दिए नादिर शाह के में। नादिर शाह इतने में खुश हो गया, क्योंकि 5 लाख अभी उसने आज तक देखे नहीं थे, क्योंकि उसके पिता ने तो उसको 5 का नोट नहीं दिया था। कि दिख गए उसके कितनों, 5 लाख रुपए दिख गए। उसके बाद उसने पता लगा कि 5 लाख है, कोई बात नहीं, छोड़ देता हूँ, उसको वापस चला जाता, कहते हैं। उसके बाद आपने कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। उसके बाद उसके दरबारियों ने कहा, जो भी दिल्ली की जनता थी, उसने बोला अभी तो ये ट्रेलर है, मेन फिल्म तो कहाँ पर है, दिल्ली में। अब यहाँ तक तो आए गए हो ईरान से, तो दिल्ली कितना दूर है। उसने कान भर दिए, लेकिन दोबारा फिर आक्रमण कर दिया किसने, नादिर शाह ने, दिल्ली पर। और ऐसा कहा जाता है मोस्टली 1 महीना तक पूरी दिल्ली को लूटा था, और दिल्ली से लूट कर ले गया था मयूर सिंहासन, जो आपने देखा भी होगा शाहजहां ने बनवाया था, और उसी के अंदर लगा था कोहिनूर हीरा। और ऐसा कहा जाता है जो कोहिनूर हीरा था, जिसकी कीमत इतनी थी कि 4 दिन तक पूरा वर्ल्ड खाना खा सकता था, जो डायमंड कोहिनूर हीरा था, जो ब्रिटेन में था। कहने का मतलब वही भी लूट के ले गया था कौन, नादिर शाह। और आपसे क्वेश्चन भी आता है कि लास्ट बार कोहिनूर हीरा जो लूट के ले गया था कौन था, नादिर शाह लेके गया था। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे लास्ट बार किसके पास था, महाराजा जो रणजीत सिंह उसका पुत्र होता, महाराजा दलीप सिंह के पास था लास्ट टाइम कोहिनूर हीरा। तो ये थी कहानी किसकी, नादिर शाह की। उसके बाद आते हैं मीर मन्नू के पास। उसके बाद जब जकरिया खां की मौत हुई, उसके बाद कौन बैठा, मीर मन्नू। और मीर मन्नू के भी क्या थे, संबंध अच्छे नहीं थे सिखों के। जो कुछ आता मुंह उठा के किसके साथ लग जाते, सिखों पर अत्याचार करने लग जाते। इसी उद्देश्य से सिखों ने क्या किया बेचारों ने, जैसे आप अगर मैं आप पे बोलूं कि कोई भी व्यक्ति किसी पे हमला कर रहा है, जंगलों पे बार बार हमले किए जाते थे किस पे, सिखों पे। इसी तरह वो लड़ते लड़ते क्या हो गए थे, बहादुर हो गए थे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है
जो तत् खालसा हुआ करती थी, बंदई खालसा, उनके बीच में क्या करवा दिया था, समझौता करवा दिया था। और उसके बाद सिख क्या हो गए, एकत्र हो गए थे, जिसके बाद इनकी शक्ति बहुत कम होने लगी थी। उसके बाद ही खत्म हुआ था कौन, मीर मन्नू, और बिल्कुल पूरी तरह से आज़ाद हुए थे सिख। उसके बाद उनकी एकता कायम हो गई थी। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इनके संबंध कैसे हुआ करते थे सिखों के साथ, आपको उस तरह से एक्सप्लेन करना है। और अच्छे संबंध तो किसी के भी नहीं, उस वे से आप लिख सकते हो, सिर्फ हमें बताना है अब्दुल समद खां के बारे में जो लाहौर का सूबेदार हुआ करता था, फिर मैंने बताया ज़करिया खां के बारे में, फिर मीर मन्नू के बारे में। तो यही चैप्टर में तीनों के संबंध बताने थे जो मैंने आपको बता दिए। फिर मेन में मुद्दा आया था किसका, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, जो ईरान का बादशाह हुआ करता था, जिसका इन्वेजन हुआ था, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। कहीं ना कहीं ये कड़ी भी इसके साथ जुड़ी हुई थी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरह से चैप्टर। फिर भी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत लगे तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मेंशन जरूर कर देना कमेंट में, फिर हम बिल्कुल इजी वे से आपके लिए लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।